चलो लेट इट स्टार्ट विथ रिविजन ऑफ योर चैप्टर नंबर 7 दैट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, अभी जीएसटी में हमें रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है? द रजिस्ट्रेशन शुड बी स्टेट स्पेसिफिक, बराबर। तो सबसे पहले उन्होंने वही बोला, द रजिस्ट्रेशन इज इन जीएसटी इज स्टेट स्पेसिफिक। एंड एक और चीज़ क्या है, जब भी हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ योर पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर इज कंपल्सरी फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, बराबर, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी इज पैन बेस्ड। ठीक है। एंड हमारा भी जितने भी स्टेट्स में अलग अलग ऑफिसेस रहेगा, हमें सबके लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मेरा महाराष्ट्र में एक ऑफिस है तो महाराष्ट्र के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, गुजरात में है तो गुजरात के लिए अलग रजिस्ट्रेशन। जितने जितने स्टेट्स से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वो हर स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बराबर। फिर नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी अलग अलग स्टेट्स में अगर मेरे ब्रांचेस वगैरह है तब तो मेरे को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन मानो अगर मेरे एक ही स्टेट में अलग अलग दो जगह पे, फॉर एग्जांपल एक मेरा ऑफिस है मुंबई में, दूसरा ऑफिस है मेरा पुणे में, तो अभी अल्टीमेटली दोनों तो महाराष्ट्र में ही आते हैं, तो मेरे पास क्या है, एक ऑप्शन है कि मैं दोनों का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लूँ। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया है कि अगर सपोज़ मेरे को मुंबई के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है एंड अगर मेरे को पुणे के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो भी चलेगा। एक स्टेट में भी अपन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, बराबर। फिर नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं, जब भी अपन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करेंगे एंड प्रॉपर ऑफिसर वगैरह जब भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा तो हमें दो चीज़ मिलेगा। क्या दो चीज़ मिलेगा? एक तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ में जीएसटी का नंबर मिलेगा, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, बराबर। एंड दैट विल बी योर 15 डिजिट नंबर, करेक्ट। नेक्स्ट अभी वो लोग क्या बोलते हैं ना कि ये जो जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कुछ स्टेट स्पेसिफिक, आपका टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आईजीएसटी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, एसजीएसटी, सीजीएसटी, सेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, वैसा कुछ भी नहीं है। सारे टैक्सेस मिला के हम क्या लेंगे, वी विल टेक अ सिंगल रजिस्ट्रेशन, बराबर। नेक्स्ट अभी वो क्या बोल रहा है, पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो क्या बात कर रहा है कि जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस हो जाएगा, सबसे पहले तो वो लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बराबर। फिर नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, मानो कि सपोज मैंने मेरा बिजनेस ट्रांसफ़र किया, मैंने मेरा बिजनेस वगैरह कुछ ट्रांसफ़र किया, तो मैं ट्रांसफ़र हो गई, आप ट्रांसफ़र ही हो गए। सपोज़ मैंने आपको मेरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर दिया, तभी वो केस में क्या हो जाएगा, मैं एज अ ट्रांसफ़रर, मैंने तो मेरा धंधा ट्रांसफ़र कर दिया, तो अभी मेरे को तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप ट्रांसफ़र ही हो, आप जाके मेरा धंधा आगे चलाने वाले हो, तो यू विल हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एंड आप कब से लायबल हो जाओगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, वो दिन से यू विल बी लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, बराबर। नेक्स्ट वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका कुछ भी अमेलगमेशन होता है, डीमर्जर हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ योर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो वो केस में भी ट्रांसफर ही लायबल हो जाएगा। लेकिन उसका डेट देखो कब से लायबल होगा, ट्रांसफर ही लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑन विच आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इशूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जिस दिन भी आपका आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा, उस दिन से ट्रांसफरी विल बी लायबल फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन, बराबर। ये कौन से केस में था कि अगर आपका अमेलगमेशन या डीमर्जर हो रहा है बाय एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी उसने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन देके रखा है। ये एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 3 चार्ज में पढ़ के हो गया था, बराबर। क्या होता है एग्रीगेट टर्नओवर? जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो आपको सेम पैन पे आप जितने भी प्रेमाइसेस चला रहे हो आपको सबका एग्रीगेट करके लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑफिस महाराष्ट्र में है, एक ऑफिस गुजरात में है, एक ऑफिस यूपी में है, चौथा ऑफिस राजस्थान में। तो जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करूँगी तो मेरे को चारे प्रेमाइसेस का, चारों ब्रांचेस का टर्नओवर लेना पड़ेगा, बराबर। नेक्स्ट अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? सब कुछ आता है, टैक्सेबल सप्लाई आता है, एग्जाम सप्लाई आता है, एक्सपोर्ट आता है, इंटरस्टेट सप्लाईज भी आता है।
फिर इसमें दो चीज़ें हैं एग्रीगेट टर्नओवर में जो नहीं आता, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ लिया था। एक तो आपके टैक्सेस वगैरह नहीं आते, और एक ऐसे इनवर्ड सप्लाईज नहीं आते ऑन विच टैक्सेस पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, बराबर। सिर्फ इनवर्ड सप्लाई जिस पे टैक्सेस पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज वो नहीं आता, लेकिन अगर कोई आउटवर्ड सप्लाई होगा जिस पे टैक्सेस पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज, वो एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में आता है, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी नेक्स्ट उन्होंने आपके सेक्शन 22 सेक्शन नंबर 22 के बारे में बात किया है। सेक्शन 22 क्या बोलता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। तो अभी थ्रेशोल्ड लिमिट देखते हैं क्या क्या लिमिट है अपने पास में, अलग अलग लिमिट है, बराबर। 10 लाख, 20 लाख एंड 40 लाख। तो अभी सबसे पहले 10 लाख किसके लिए है, आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। एंड अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए हमारे पास कितने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। कौन कौन से हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो ये लोगों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना हो जाएगा, इट विल बी रुपीज़ 10 लाख। 10 लाख किसके लिए, गुड्स के लिए भी एंड सर्विसेज के लिए, बराबर। नेक्स्ट अभी उन्होंने आपको बताया है 20 लाख वाले स्टेट्स के लिए, जिनके ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनके लिए लिमिट विल बी 20 लाख, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है आपका 20 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अभी उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना। मतलब ये स्टेट्स को कब रजिस्ट्रेशन लेना है, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज़ 20 लाख, ठीक है। एंड इनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए लिमिट इज 20 लाख ओनली, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी उन्होंने क्या बोला है, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज़ 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स एक्सक्लूसिव। तो इधर कौन कौन से स्टेट्स कवर होते हैं, जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट। जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट। ऑल अदर स्टेट्स मतलब कौन से हो गए, जो आपके अदर कैटेगरी, जो आपकी स्पेशल कैटेगरी में भी नहीं आते, जो आपकी सेकंड वाले में भी नहीं आते। एंड ये 3 जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश छोड़ के अगर कोई और ही स्टेट आ गया तो वो आपका फॉल करेगा अंडर थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये सारे लोगों के लिए सर्विसेज के लिए लिमिट इज 20 लाख, बराबर। लेकिन अगर ये लोगों ने एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई किया गुड्स का, ठीक है, एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई किया गुड्स का, तो इनके लिए लिमिट हो जाएगा 40 लाख, ठीक है। अभी मानो ऐसा हो सकता है कि अभी हमने सर्विसेज का इनका लिमिट देख लिया कि इट इज़ 20 लाख, एक्सक्लूसिवली गुड्स किया तो भी समझ लिया कि 40 लाख। तो अभी डाउट आएगा कि अगर ये लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज दोनों प्रोवाइड किया तो क्या, तो उनका लिमिट विल कम डाउन टू 20 लाख। मतलब 40 लाख सिर्फ एक ही इंसान को है जो इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है एक्सक्लूसिवली ऑफ गुड्स का, बराबर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो अभी आपके सेक्शन नंबर 24 के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 24 क्या है, ये ऐसे कौन कौन से केस है जहाँ पे आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बराबर। मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर विथ थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं भी कर रहा तो भी यू हैव टू कंपलसरीली टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, बराबर। कौन कौन से है, इंटर स्टेट सप्लायर। अगर आप कभी भी कुछ इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू टू टेक द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी इधर इंटर स्टेट सप्लायर में दो हो सकते हैं, एक इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स हो सकता है एंड एक इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो सकता है। तो एक चीज़ समझो, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स को तो कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना है, बराबर। सर्विसेज के केस में उन्होंने क्या बोल दिया था कि भाई हम तुम्हें वो 10 लाख एंड 20 लाख का लिमिट दे देंगे। एंड नॉर्मली एक और पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में भी आपको 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिलेगा, ठीक है। हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो आप कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स या नोटिफाइड प्रोडक्ट का, तो वो केस में आपको 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिल जाएगा। एंड सेम इज द केस विथ योर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी आपको 10 लाख 20 लाख का लिमिट मिलेगा, बराबर। नेक्स्ट आता है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ, मेरा महाराष्ट्र में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, गुजरात में ना कोई एग्जीबिशन होने वाला था तो मैं सोची चल मैं गुजरात में जाके अभी सप्लाई करूँ,
तो अभी जब मैं गुजरात में जा रही हूँ तो गुजरात में ना मेरा कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। तो लेकिन अगर अभी मैं वहाँ पे सप्लाई करने जा रही हूँ तो मेरे पास कुछ रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए। तो वो लोग क्या बोलते हैं ना कि अभी जब मैं गुजरात जाऊँगी ना, तो आई विल रजिस्टर एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आई विल रजिस्टर एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इन गुजरात। बराबर, मतलब मैं हूँ महाराष्ट्र की, लेकिन मैं ओकेजनली जाके कोई दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रही हूँ जहाँ पे मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह नहीं है। तो वो कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो उसने क्या बोल दिया कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी आपका वो सेम एक्सेप्शन आता है कि अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह सप्लाई किया तो उसको उसमें 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिल जाएगा। बराबर। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज। तो ये वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। बराबर। नेक्स्ट वो बात कर रहा है एनआरटीपी का, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। अभी ये एनआरटीपी आपके सीटीपी जैसा ही होता है। सीटीपी में क्या होता है कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई करती हूँ। एनआरटीपी में क्या होता है, कोई तो फॉरेनर रहता है, वो ऐसे ही एक दिन सोचता है कि चलो मैं इंडिया चलता हूँ, इंडिया में मैं जाके सप्लाई करूँगा। तो कोई एक फॉरेनर है, वो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में उसका कुछ भी प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह नहीं है, वो ऐसे ही आया, उसने सप्लाई वगैरह किया। तो उसको क्या बोल दिया कि भाई तो इंडिया में आ रहा है, तो सप्लाई कर रहा है ना, तो तेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अभी वो ठहरा नॉन रेजिडेंट, उसको तो जीएसटी के जी के बारे में भी नहीं पता होगा। तो उनको क्या बोल दिया कि भाई तुम एज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन करके तुम इंडिया में रजिस्ट्रेशन ले लो। तो ये एनआरटीपी को क्या बोल दिया कि तुम्हें तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा, एंड इनको कुछ भी 10 लाख 20 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। जैसे हमने अभी सीटीपी में क्या पढ़ा कि सीटीपी ने अगर हैंडीक्राफ्ट गुड्स वगैरह सप्लाई किया तो वो केस में उनको 10 लाख 20 लाख का लिमिट है। लेकिन एनआरटीपी के केस में तो कुछ लिमिट है ही नहीं। अगर 1 रुपये का सप्लाई किया तो भी उनको कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। फिर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करे या अदर देन हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बराबर। नेक्स्ट क्या वो बोल रहा है कि ऐसा कोई बंदा है जो और किसी के बिहाफ पे सप्लाईज वगैरह करता है, फॉर एग्जांपल एजेंट वगैरह। तो ये देखो, अ पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन दैट इज एन एजेंट। तो एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड लास्ट उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि ऐसे और भी कोई पर्सन हो सकते हैं जिनको गवर्नमेंट अगर नोटिफाई कर देगा तो वो लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बराबर। नेक्स्ट देखो, वो आपका बात कर रहा है अभी सेक्शन नंबर 23 के बारे में। बराबर। सेक्शन नंबर 22 हमने क्या पढ़ लिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना है, ओनली व्हेन योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। बराबर। फिर हमने 24 पढ़ा। 24 मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर यू हैव टू टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अभी नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 23, मतलब अगर ये फॉलोइंग लोगों ने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं लिया तो भी चलेगा, मतलब दे आर द पर्सन हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी सबसे पहला उसमें क्या बोला है उसने, ऐसा कोई पर्सन है वो सप्लाई करता है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा सप्लाई करता है विच इज़ होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, या तो ऐसा कुछ नॉन टैक्सेबल गुड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, नॉन टैक्सेबल सर्विसेज वगैरह सप्लाई करता है, तो वो केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, अभी कोई भी एक इंसान है, फॉर एग्जांपल मैं सप्लाई कर रही हूँ, मैं नॉन टैक्सेबल गुड्स का कर रही हूँ या फिर मैं होली एग्जेम्प्ट का कर रही हूँ, तो एनीवेज मैं कुछ भी टैक्स वगैरह कलेक्ट तो नहीं कर रही। तो उनको बोल दिया वैसे भी तुम टैक्स वगैरह कलेक्ट नहीं कर रहे, तो तुमने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो भी चलेगा। बराबर। नेक्स्ट अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। अगर ऐसा कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, तो वो लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानो एग्रीकल्चरलिस्ट ने साथ साथ में अगर कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी वगैरह भी स्टार्ट कर दिया तो वो केस में उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन से केस में एग्जेम्पशन है, एग्रीकल्चरलिस्ट लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड। बराबर। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज। अभी इसका मतलब क्या हुआ, मानो मैं ऐसा कोई सप्लाई करती हूँ विच इज़ टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, तो मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रही हूँ विच इज़ टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। मतलब क्या हो गया, रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है, मतलब मैं तो टैक्स नहीं पे करूँगी, टैक्स सामने वाला रेसिपिएंट पे करेगा।
तो वो क्या बोल रहे हैं, वो केस में एज अ सप्लायर मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या बोलते हैं, अगर सपोज एज अ सप्लायर मैं सिर्फ यही सप्लाई कर रही हूँ जिसपे टैक्स सिर्फ सामने वाला ही भरेगा, तो वो केस में मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन मानो मैं नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई भी करती हूँ एंड रिवर्स चार्ज सप्लाई भी करती हूँ, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या कवर है, मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले 3 पॉइंट ऑलरेडी हमारे ऊपर बात हो गए थे सेक्शन नंबर 24 में। उन्होंने क्या बोला है, कौन से लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 20 लाख और रुपीज़ 10 लाख। मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी अगर इंटरस्टेट सप्लाई करता है सर्विसेज का, तो उसको लिमिट मिलेगा 10 लाख या फिर 20 लाख का, बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला भी हमारा बात हो गया है कि इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया तब तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन था, क्या एक्सेप्शन था, कि अगर आप नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो एंड तो अगर आप नोटिफाइड गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करते हो या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, तो वो केस में आपको 20 लाख और 10 लाख एज द केस में भी आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा डिस्कस करके ऊपर हो चुका था, सीटीपी वाला। सीटीपी के केस में क्या बोला था कि सीटीपी को नॉर्मली तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, लेकिन अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसको 20 लाख 10 लाख का लिमिट मिल जाएगा, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी आपका वो प्रोसीजर वाला पार्ट स्टार्ट होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब अप्लाई करना है, कब से इफेक्टिव रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखो, अभी वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक अप्लाई कर देना है, बराबर। तो इसमें देखो उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला उन्होंने बोला है पर्सन हु इज़ लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। 22 आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एग्रीगेट टर्नओवर वाला था कि इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट तो आपका रजिस्ट्रेशन लेना है, एंड 24 वाज योर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो ये लोगों को कब तक अप्लाई करना है, इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच ही इज़ सो लायबल। ये सेकेंड पॉइंट को इम्पॉर्टेंट मार्क करो, ये आपका मेन आंसर है। विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब मानो मेरा 1 अप्रैल 2020 को मेरा टर्नओवर एक्सीड हुआ, ठीक है, तो मेरे को 1 अप्रैल से विद इन 30 days के अंदर तक मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। एंड मैं कहाँ अप्लाई करूँगी, जो स्टेट जो यूनियन टेरिटरी से आई एम मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, वो प्रेमाइसिस का वो ब्रांचेस का मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बराबर। तो ये था आपके सेक्शन 20 to 24 वाले लोग थे। अभी नेक्स्ट टेबल में उन्होंने क्या बताया, आपके सीटीपी और एनआरटीपी के बारे में बात की है कि इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहाँ से भी वो लोग टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब उनका जब भी बिजनेस चालू होने वाला रहेगा उसके 5 दिन पहले ही ये लोगों को रजिस्ट्रेशन ले लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल लोग कब लेंगे, उन लोग जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए उसके विद इन 30 days। सीटीपी एनआरटीपी कब लेंगे, एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी बहुत सिंपल बात कर रहे हैं हम लोग, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन एंड यूआईएन। अभी वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थी नहीं, ना ही एज पर सेक्शन 22 के हिसाब से, ना ही एज पर सेक्शन 24 के हिसाब से, लेकिन मैंने सोचा चल ना मैं खुद से ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेती हूँ। तो उन लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन इज़ अलाउड। मतलब अगर सपोज मैं 22 के हिसाब से भी लायबल नहीं हूँ, 24 के हिसाब से भी लायबल नहीं हूँ, लेकिन अगर फिर भी मेरे को वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैं ले सकती हूँ, बराबर। एंड नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उन्होंने यूआईएन के बारे में बात किया। यूआईएन स्टैंड फॉर योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये यूआईएन हम किसको मिलता है, ये यूएन कोई आपका स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कॉन्सुलेट हुआ, फॉरेन एम्बेसी हुआ, या फिर कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ नोटिफाइड बाय योर कमिश्नर, तो वो लोगों को यूआईएन ग्रांट होता है, बराबर। एंड वो यूआईएन इन लोगों को क्यों चाहिए रहता है, इन लोग को जब भी अपन कुछ सप्लाई करते हैं ना, तो अपन है ना वो लोगों से एक बार तो टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में ना गवर्नमेंट उनको टैक्स, उन्होंने जितना भी टैक्स पे किया होता है गवर्नमेंट उनको रिफंड दे देता है। तो जब वो लोग गवर्नमेंट से रिफंड लेंगे ना, तब उनके पास में ये कंपलसरीली यूआईएन होना चाहिए, बराबर।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी वो क्या बता रहा है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कब तक अप्लाई करना है। अभी मानो आपने अप्लाई तो कर दिया था, आपका रजिस्ट्रेशन कब से विथ इफेक्ट फ्रॉम रहेगा, उसका आंसर आपको ये वाले पॉइंट से मिलेगा। बराबर। हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल लोगों के लिए, सेक्शन 22-24 वाले लोगों के लिए क्या पढ़ा था कि उनको कब तक अप्लाई कर देना है फॉर रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट फ्रॉम व्हेन दे बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बराबर। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मानो अगर आपने टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट कर दिया मतलब आपने विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग लायबल आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया होगा, तो योर इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच पर्सन बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्नओवर एक्सीड हुआ था ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020, एंड मानो मैंने विद इन 30 days दैट इज़ मैंने 20 अप्रैल 2020 को मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो मतलब मैं फर्स्ट कैटेगरी में आ जाऊंगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द डेट ऑन विच ही बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी मैं लायबल कब हुई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल। तो अगर मैंने टाइम पे अप्लाई कर दिया तो माय रजिस्ट्रेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2020। करेक्ट। एंड नेक्स्ट चीज क्या वो बोल रहे हैं, मानो कि मैंने अगर 30 days में सबमिट ही नहीं किया, एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर 30 days ऑफ द एप्लीकेंट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में जब भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, दैट विल बी योर इफेक्टिव डेट। तो ये देखो, इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा टर्नओवर एक्सीड हुआ था ऑन फर्स्ट अप्रैल 20, लेकिन मैंने अप्लाई किया ऑन 3rd May 20। अभी मैंने विद इन 30 days तो अप्लाई नहीं किया। बराबर। एंड अभी मानो मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया 7th May 2020 को, तो अभी मैं सेकेंड कैटेगरी में फॉल हो गई, सो माई इफेक्टिव डेट विल बी 7th May 2020। बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी उन्होंने आपको प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन बताया है। अभी आपको ये तो पता चल गया कि आप कौन से कैटेगरी में आओगे, सेक्शन 22 में आओगे तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, 24 में आओगे तब रजिस्ट्रेशन लेना है, कब तक अप्लाई करना है, कब आपका रजिस्ट्रेशन कब से विथ इफेक्ट फ्रॉम रहेगा, वो सब कुछ तो पढ़ के हो गया। लेकिन अभी मेन क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रेशन लेंगे कैसे, प्रोसीजर क्या है। तो उन्होंने देखो यहाँ पे आपको प्रोसीजर बताया। सबसे पहले उन्होंने आपको पार्ट 1 बताया है। अभी वो क्या बोल रहा है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन लोगे ना, तो सबसे पहला चीज़ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है ऑन योर जीएसटी पोर्टल। ठीक है, आपको कौन से फॉर्म में अप्लाई करना है, फॉर्म GST REG 01, फॉर्म GST REG 01। REG स्टैंड फॉर योर रजिस्ट्रेशन, लेकिन एग्जाम में हमें फुल रजिस्ट्रेशन नहीं लिखना, हम REG ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में करोगे, फॉर्म GST REG 01। अभी वो लोग क्या बोलते हैं ना, ये फॉर्म में ना 2 पार्ट होता है, एक आपका पार्ट ए होता है और एक आपका पार्ट बी होता है। तो सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं कि आप है ना, आपका पैन नंबर, आपका पैन हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल एड्रेस वगैरह हो गया, ये सब कुछ आप आपके पार्ट ए में डाल दो। फिर है ना, ये जो 3 चीज़ अभी आपने डाली, पैन, आपका मोबाइल नंबर है ना, आपका ईमेल एड्रेस, ये तीनों चीज़ है ना आपका वैलिडेट होगा। अभी कैसे वैलिडेट होगा, पैन जो होगा आपके CBDT, आपके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटाबेस में जो डिटेल्स रहेगा उससे वैलिडेट होगा। एंड आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस कैसे वेरीफाई होगा, हम मतलब GST वाले उस पर एक OTP भेजेंगे, 1 टाइम पासवर्ड भेजेंगे, तो उससे वो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। माना अभी आपके तीनों चीज़ प्रॉपरली वेरीफाई हो गया, पैन भी प्रॉपरली वेरीफाई हो गया, मोबाइल नंबर भी हो गया, ईमेल एड्रेस भी हो गया, तीनों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, तो उसके बाद में ना आपके पास एक TRN आएगा, टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर करके एक आएगा। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक तो हमने सिर्फ पार्ट ए में ये 3 चीज़ें फिल किया। क्या 3 चीज़ें, पैन, आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपने सबसे पहले ये 3 चीज़ पार्ट ए में फिल किया तो आपको TRN आया। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो आपको TRN आया वो यूज़ करके आप आपके पार्ट बी फिल करोगे। पार्ट बी किसका, ऑफ फॉर्म GST REG 01। एंड पार्ट बी में आपके जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है एज प्रिस्क्राइब, वो सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। एंड वंस यू सबमिट पार्ट बी, तो उसके बाद में आपको एक एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। ठीक है,
अभी इन लोग क्या बोल रहे हैं कि सीटीपी के केस में भी सेम प्रोसीजर ही है, ठीक है। सबसे पहले वो पार्ट ए फिल करेगा, फिर उसको टीआरएन आएगा, फिर उसको पार्ट बी फिल करना है, बराबर। लेकिन पार्ट बी फिल करने के बाद में ना उसको एक काम और करना है, उसको जो टीआरएन आया ना उससे उसको एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये जो सीटीपी एनआरटीपी वाले लोग होते हैं ना, इनको है ना एडवांस में टैक्स भरना पड़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैं महाराष्ट्र से गुजरात जाने वाली थी सप्लाई करने के लिए, तो मेरे को एडवांस में है ना मेरा लाइबिलिटी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मैं कितने का सप्लाई करूँगी, उस पर टैक्स कितना आएगा, एंड अकॉर्डिंगली मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या बोला, नॉर्मल लोगों के केस में तो आपने जैसे ही पार्ट बी सबमिट कर दिया आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, लेकिन सीटीपी वाले लोगों को कब एक्नॉलेजमेंट आएगा, उनको भी पार्ट बी वगैरह फिल करना है, लेकिन उन्होंने जब एडवांस में टैक्स डिपॉजिट कर दिया होगा उसके बाद में उनको एक्नॉलेजमेंट इशू होगा, बराबर। एंड फाइनली देन आपका एप्लीकेशन चला जाएगा आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो यहाँ पे आपका प्रोसीजर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अभी पार्ट 2 पे आओ, ठीक है। तभी हमने पार्ट 1 कहाँ पे ख़त्म किया कि आपका एप्लीकेशन अभी फाइनली पहुँच गया है आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास में। अभी ऑफिसर के पास में पहुँचने के बाद में भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, या तो अगर सब कुछ प्रॉपर रहेगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, या तो वो आपसे और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगवाएगा, बराबर। तो ये देखो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट। अभी आपने पार्ट बी में जितना भी कुछ अपलोड वगैरह किया होगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सब कुछ चेक करेगा। एंड मानो वो सब कुछ आपको बराबर उसको ऑर्डर में लगा, मतलब एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, तो वो क्या कर देगा, विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। एंड जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में होता है, वो होता है आपके फॉर्म जीएसटी REG 06 में, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किया, अगर उसको सब कुछ बराबर लगा तो आपने जिस दिन एप्लीकेशन सबमिट किया था उसके 3 दिन के अंदर अंदर तक वो क्या करेगा, वो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म जीएसटी REG 06। लेकिन अभी मानो जो भी आपने सबमिट किया था वो उसको प्रॉपर नहीं लगा, तो वो क्या करेगा ना, प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका वो एक नोटिस इशू करेगा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। मतलब जब भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था वो डेट से लेके उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तक, उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तक क्या करना पड़ेगा, आपको एक नोटिस इशू करना पड़ेगा। एंड वो नोटिस में क्या बोलेगा कि भाई मेरे को तेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं लगे, मुझे तेरे साइड से और थोड़ा इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर ऑफिसर ने क्या किया, उसने 3 दिन के अंदर आपको नोटिस इशू किया। अभी वो नोटिस का रिप्लाई आपको करना है विद इन 7 डेज। जब भी आपको नोटिस आया था उसके 7 दिन के अंदर अंदर तक आपको उसके नोटिस का रिप्लाई करना है, ठीक है। अभी इसमें भी 2 केस हो सकते हैं कि चलो आपने तो नोटिस का रिप्लाई कर दिया, अभी मानो आपने जो नोटिस का रिप्लाई किया वो उसको रिप्लाई वो सेटिस्फैक्ट्री भी लग सकता है या फिर वो रिप्लाई उसको बकवास भी लग सकता है, बराबर। तो ये देखो, इफ़ द एप्लीकेंट हैज़ फर्निश्ड द क्लैरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स विद इन 7 वर्किंग डेज, उसका आंसर अगर येस है तो येस आने के बाद में भी आपका एक और क्वेश्चन आएगा, क्या, इफ़ प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद इट, मतलब आपने जो उसको रिप्लाई सबमिट किया वो उसको बराबर लगा कि नहीं लगा। अगर उसको रिप्लाई बराबर लगता है तो वो आपको विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लैरिफिकेशन वगैरह वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगा। मतलब आपने जो रिप्लाई किया एंड मानो वो रिप्लाई उसको बराबर लगा, तो जिस दिन आपने उसको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिला, जिस दिन आपके ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन वगैरह मिला उसके 7 दिन के अंदर अंदर तक वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। लेकिन मानो अभी आपके प्रॉपर ऑफिसर को वो रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा, तो वो केस में प्रॉपर ऑफिसर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। एंड जब वो रिजेक्ट करेगा तो उसको रीजंस इन राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या मजबूरी था, ऐसा क्या रीज़न था कि मैंने तेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर, बराबर। तो ये तो हमने कौन सा केस पढ़ा कि आपने वो 7 दिन के अंदर अंदर तक आपने वो क्लैरिफिकेशन वगैरह सबमिट किया, लेकिन अभी मानो आपने 7 दिन के अंदर क्लैरिफिकेशन वगैरह सबमिट ही नहीं किया, तो वो केस में तो डायरेक्टली आपका प्रॉपर ऑफिसर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा एंड उसको जो भी रीजन है वो सब कुछ उसको राइटिंग में लिख के देना पड़ेगा, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी उसने छोटा सा इधर बॉक्स में क्या बताया आपको, क्लैरिफिकेशन इंक्लूड्स मॉडिफिकेशन करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स declared in application for registration other than PAN, state, mobile number and
ईमेल एड्रेस, मतलब वो क्या बोल रहा है, क्लैरिफिकेशन में आपका पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होएगा, इसका एक रीज़न है, क्योंकि ये जो है आपका पैन, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब कुछ ऑलरेडी आपके पार्ट ए में वेरीफाई हो गया था। आपका ये सब कुछ पार्ट ए में वेरीफाई हुआ था, उसके बाद में आपको TRN वगैरह मिला था। तो अगर ये सब चीज़ में कुछ प्रॉब्लम होता तो वो ऑलरेडी TRN आने से पहले आपको कम्युनिकेट हो जाता था। तो अगर ये सारी चीज़ें छोड़ के अगर उसको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो यहाँ पे मांग सकता है अपन से, बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी उन्होंने क्या बोला है, थोड़ा डीमिंग प्रोविजन है कि ऐसा कौन सा केस है जहाँ पे ऐसा डीम हो जाएगा कि यू हैव बीन ग्रांटेड एंड रजिस्ट्रेशन। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने, इफ़ प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन within 3 working days from the date of submission of application or within 7 working days from the date of receipt of clarification, the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। मतलब वो क्या बोल रहा है, मानो आपके प्रॉपर ऑफिसर ने ना कुछ एक्शन ही नहीं लिया, वो कुछ आपसे आगे कम्युनिकेट वगैरह ही नहीं कर रहा है, तो इट विल बी डीम कि आपका एप्लीकेशन इज़ करेक्ट एंड ऐसा माना जाएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया है। कौन से केस में, जब भी आपका प्रॉपर ऑफिसर कुछ आपसे कम्युनिकेट वगैरह नहीं करेगा तब, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी आपके CTP एंड NRTP के बारे में बात की है। यहाँ पे ये CTD लिखा है ना, इसको CTP कर दो, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एंड ये भी NRTP हो जाएगा, बराबर। चलो, अभी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का उसने सबसे पहले तो आपको मीनिंग बता के रखा है, मीनिंग आपको पता है। NRTP का भी मीनिंग आपको पता है, हमने अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किया था। CTP मतलब क्या, मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई कर रही हूँ एंड वो दूसरे स्टेट में मेरा कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। और NRTP मतलब क्या, कोई फॉरेनर आके इंडिया में किसी एक स्टेट में आके सप्लाई कर रहा है, बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी वो क्या बोल रहा है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP के बारे में, कि इनके बारे में आपके स्पेशल प्रोसीजर्स वगैरह दिए गए हैं GST लॉ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑलरेडी हमारा पढ़ के हो चुका है कि इन लोग को रजिस्ट्रेशन कब लेने का है, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब उनका जब भी बिजनेस चालू होगा उसके 5 दिन पहले तक तो उनको एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन ले ही लेना है। फिर एक और चीज़ मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया था क्या, कि इनको एडवांस में टैक्स भरना पड़ेगा। इन लोग को क्या करना पड़ेगा, इन लोग को पहले अपना लाइबिलिटी एस्टीमेट करना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इन लोग कितना सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई पे टैक्स कितना आएगा, एंड अकॉर्डिंगली उनको गवर्नमेंट को टैक्स एडवांस में देना पड़ेगा, बराबर। अभी है ना, इनका एक और यहाँ पे स्पेशल पॉइंट दिया है, वो क्या दिया है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है, जो हम CTP NRTP को रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए एप्लीकेबल रहेगा। क्यों स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, अरे अभी मैं महाराष्ट्र की हूँ, मैं गुजरात में जाके सप्लाई कर रही हूँ, मैं क्यों जाके सप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ एग्जीबिशन है। एंड NRTP के केस में भी क्या हो रहा है, वो फॉरेनर चलो एक दिन सोचते चलो मैं इंडिया के किसी एक स्टेट में आके सप्लाई करता हूँ, तो ये जो CTP NRTP वाले लोग जो सप्लाई करते हैं वो एक ओकेजनल सप्लाई होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो फॉरेनर साल भर या पूरे ज़िंदगी इंडिया में ही बैठा रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं भी पूरे साल या पूरे ज़िंदगी भर गुजरात में बैठी रहूँगी, वैसा तो होने नहीं वाला। तो उनको क्या बोल रहा है, भाई देखो तुम लोग एक ओकेजनल पर्पज़ के लिए जाते हो, बहुत ओकेजनली जाते हो, स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए जाते हो, तो तुमको अगर हमने लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन दे दिया तो तुम्हारे लिए कुछ यूज़ नहीं होगा। तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ना एक टाइम दे दिया कि इतने इतने पीरियड तक ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड, ठीक है। तो देखो उनको क्या बोल दिया है, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड टू देम फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द registration application or 90 days from the effective date of registration। मतलब उनका रजिस्ट्रेशन जो हमने उनको दिया है वो कब तक वैलिड रहेगा, या तो पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर, बराबर। एंड इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो 90 डेज है इन लोग इसको फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं बाय मोर 90 डेज, बराबर। उनको नॉर्मली तो मिलेगा पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन दिस 90 डेज कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय अ पीरियड ऑफ 90 डेज। एंड यहाँ पे एक और स्पेशल प्रोविजन है कि इन लोग अभी जितने भी डेज का आगे एक्सटेंशन लेंगे, लॉ में क्या बोला है कि मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन आप और ले सकते हो, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि सपोज मेरे को सिर्फ 20 दिन का एक्सटेंशन लेना है,
तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप जितने भी दिन का एक्सटेंशन लोगे ना, वो पीरियड का, एक्सटेंडेड पीरियड का भी आपको लाइबिलिटी एस्टिमेट करके गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा एडवांस। बराबर। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि उनका रजिस्ट्रेशन कब तक इफेक्टिव रहेगा, फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और एक और चीज़ आप क्या बोलोगे, दिस पीरियड ऑफ 90 डेज कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड बाय 90 डेज। करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, अभी वो क्या बात कर रहा है, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी ऊपर हमने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, लेकिन मानो मेरे रजिस्ट्रेशन में मेरे को कुछ तो चेंज करना था, कुछ एडिशन करना था, कुछ डिलीशन करना था। तो वो लोग क्या बोलते हैं, आपने जो रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, मेरे को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन मिल गया है, तो मैं उसमें जाके वापस आपका चेंजेस भी कर सकती हूँ, दैट इज़ मैं अमेंडमेंट कर सकती हूँ। ठीक है। अभी वो लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी में जब भी आपको अमेंडमेंट करना होगा ना, तो अमेंडमेंट आपके दो फील्ड में होता है, एक कोर फील्ड में होता है और एक नॉन कोर फील्ड में होता है। कोर फील्ड मतलब कैसे हो गया, आपके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स वगैरह हो गए, एंड नॉन कोर फील्ड इज योर मिसलेनियस फील्ड्स। ठीक है। अभी कोर वगैरह में क्या आता है, जैसे कि अगर आपको आपका नेम ऑफ बिजनेस चेंज करना होगा, अगर आपको आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह चेंज करना होगा, अगर आपको एडिशन और डिलीशन इन स्टेक होल्डर्स वगैरह करना होगा, तो ये सब का अमेंडमेंट होगा आपके कोर फील्ड के थ्रू। अभी उसमें भी वो लोग क्या बोलते हैं ना, अगर आपको आपका बिजनेस का नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका पैन आपका चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों पैन चेंज नहीं होना चाहिए, अरे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पैन वाइज होता है, बराबर, पैन बेस्ड है। तो अगर सपोज मेरा पैन ही चेंज हो जाएगा तो मेरे को ऑल टुगेदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर वो लोग बोलते हैं अगर कुछ एडिशन और डिलीशन इन स्टेक होल्डर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है, जब मैंने रजिस्ट्रेशन लिया था तब 3 पार्टनर्स थे, अभी 4 हो गए, तो मेरे को एक पार्टनर को ऐड करना पड़ेगा, या तो वाइस वर्सा, पहले 4 थे अभी 3 हो गए, तो मेरे को एक पार्टनर को डिलीट करना पड़ेगा। फिर वो लोग एक और चीज़ क्या बोलते हैं, आप एंड आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी चेंज कर सकते हो थ्रू दिस कोर फील्ड, लेकिन उसमें आपका स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। ये भी लॉजिकल है, क्यों, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है स्टेट स्पेसिफिक, तो अगर मेरा स्टेट ही चेंज हो रहा है तो ऑल टुगेदर मेरे को फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, बराबर। एंड ये सारी चीज़ों को छोड़ के जो भी बाकी चेंजेस होगा वो होगा आपके नॉन कोर फील्ड में। अभी ये लोग क्या बोलते हैं, आपको कोर फील्ड के केस में है ना, आपको आपके प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, सपोज मानो मैं कुछ भी कोर फील्ड चेंज कर रही हूँ, तो जिस दिन भी चेंज हुआ उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर तक पहले मेरे को अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना है, एंड मैंने जब अप्लाई किया उसके नेक्स्ट 15 डेज तक आपका प्रॉपर ऑफिसर आपके अमेंडमेंट को अप्रूव करेगा। हम लोग क्या बोलते हैं, कोर फील्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके लिए आपको अप्रूवल आपके प्रॉपर ऑफिसर का लेना पड़ेगा। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, अगर आप कुछ भी चेंज करते हो इन नॉन कोर फील्ड, तो वो केस में आपको आपके प्रॉपर ऑफिसर का अप्रूवल लेने का ज़रूरत नहीं है। मतलब मानो मैं टैक्सेबल, मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैं कुछ भी ये कर रही हूँ, मैं नॉन कोर फील्ड में चेंजेस कर रही हूँ, बराबर। तो लोग क्या बोले, मैंने नॉन कोर फील्ड में चेंजेस किया, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, वहाँ पे आपके प्रॉपर ऑफिसर का ज़रूरत नहीं है, बराबर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आ रहा है अभी, कैंसलेशन और सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी बोले क्या बोलते कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो मिल गया, लेकिन दैट रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल। ठीक है। अभी कैंसलेशन में भी 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद से, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद से जाके कैंसिल करेगा, या तो प्रॉपर ऑफिसर भी खुद से आके कैंसिल कर सकता है। तो अभी अपन कौन से केसेस में कैंसिल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर किसी का प्रोपराइटरी फॉर्म था तो मानो प्रोपराइटर की डेथ हो गई, या फिर मेरे बिजनेस का अमेलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, तो वो सारे केसेस में रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल। या फिर मानो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया, या फिर जो ऐसा बंदा है जिसने रजिस्ट्रेशन लिया था एज पर सेक्शन 22 या फिर 24, लेकिन अभी वो लायबल ही नहीं है एज पर सेक्शन 22 या फिर 24, तो वो बंदा अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। फिर नेक्स्ट केस ऐसा आता है कि ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो आके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो उसमें क्या बोला है, अगर कोई भी ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेन किया, प्रोविजंस वगैरह, जीएसटी के कोई भी प्रोविजंस कॉन्ट्रावेन किए, तो प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है हु इज़ पेइंग टैक्स एज पर कॉम्पोजिशन स्कीम, एंड अगर उसने 3 कॉन्सिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया,
या फिर अदर देन कॉम्पोजिशन स्कीम वाले ने 6 मंथ्स के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल। या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसने वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन लिया था, लेकिन जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन लिया था उसके 6 महीने के अंदर अंदर तक उसने अपना काम ही स्टार्ट नहीं किया था, उसका रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल। एंड लास्ट, अगर आपके प्रॉपर ऑफिसर को कहीं से भी भनक पड़ गया, तो कहीं से भी हिंट मिल गया कि आपने रजिस्ट्रेशन फ्रॉड से लिया था, मिस स्टेटमेंट से लिया था, कुछ फैक्ट्स वगैरह छुपा के लिया था, तो भी वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। बराबर। नेक्स्ट देखो वो क्या बोल रहा है कि ये वाले पॉइंट, ये जो उसने इधर बॉक्स में देके रखा है ना, उसका मतलब क्या है कि जीएसटी में ना आपका रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली कैंसिल नहीं होता। सबसे पहले आपको नोटिस आएगा, फिर आपके खिलाफ वो कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगा, उसके बाद में जाके आपका फाइनल ऑर्डर पास होता है। तो वो क्या बोल रहा है, मानो आपके खिलाफ है ना कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग्स चालू है, लेकिन अभी तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। ठीक है, कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग चालू है लेकिन अभी तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तो वो क्या बोल रहा है कि ये जो बीच का पीरियड है, ये जो बीच का पीरियड है कि आपका प्रोसीडिंग चालू है लेकिन फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है, तो वो बीच के पीरियड के लिए योर रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, वो सस्पेंड होगा। रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब होगा, जब आपका फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा तब। तो ये जो इसने बात किया इधर सस्पेंशन वाला, वो वही बात किया है कि कैंसलेशन प्रोसीडिंग चालू है लेकिन जब तक आपका फाइनल ऑर्डर पास नहीं होगा, वो बीच के पीरियड के लिए योर रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड। बराबर। नेक्स्ट देखो, अभी उसने आपको प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन दिया कि आपका कैंसलेशन कैसे होगा। तो अभी कैंसलेशन में भी दो चीज़ पॉसिबल है ना, या तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद जाके कैंसिल करेगा या तो प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है सुओ मोटो। तो अभी इसने सबसे पहले देखो किसका बात किया है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाइज फॉर कैंसलेशन। मतलब मानो मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ एंड मैं खुद से जाके अप्लाई कर दूँ, तो वो केस में क्या होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसलेशन शैल अप्लाई फॉर द सेम विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट वारंटिंग कैंसलेशन। मतलब जिस दिन भी ऐसा कुछ इवेंट होता है कैंसलेशन वाला, उसके 30 डेज के अंदर अंदर तक मेरे को कैंसलेशन के लिए जाके अप्लाई कर देना है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। ठीक है, ये कैंसलेशन का एप्लीकेशन भी आपका डायरेक्टली जाके जीएसटी पोर्टल पे ही होगा। एंड साथ में आपके जो भी ये इनपुट वगैरह का डिटेल्स है, जो भी आपका हेल्ड इन स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, कैपिटल गुड्स, वो सबका डिटेल्स भी आपको साथ में बताना पड़ेगा। एंड जितना भी आपका स्टॉक रहेगा उसके रिलेटेड लाइबिलिटी का भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बराबर। आपने ये सब कुछ किया, उसके बाद में प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विद इन 30 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सेम। मतलब आपने ये सब कुछ जब भी सबमिट किया होगा उसके विद इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपका प्रॉपर ऑफिसर कैंसलेशन का ऑर्डर इशू कर देगा। तो ये तो कौन सा केस था जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन खुद जाके कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर रहा था। अभी नेक्स्ट केस कि वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कैंसल्स द रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में उन्होंने क्या बोला है, प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू अ शो कॉज नोटिस टू द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ टू रिप्लाई टू द सेड नोटिस विद इन 7 डेज। मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर ऑफिसर है ना तो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए ना उसको सामने वाले इंसान को शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। एंड शो कॉज नोटिस में वो क्या लिखेगा कि भाई तू मेरे को बता कि मैं तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करूँ। बराबर। शो कॉज नोटिस में जो भी आपके वर्डिंग्स रहते हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्म्स में लिखे हुए रहते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस देगा और वो बोलेगा कि भाई तो मेरे को ऐसे रीजन बता दैट वाई शुड आई नॉट कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। बराबर। तो आपको आपका प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज नोटिस देगा एंड आपको उसका रिप्लाई करना है विद इन 7 डेज। बराबर। अभी वो क्या बोल रहा है, अभी आप रिप्लाई करोगे। बराबर। तो आपका प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप। कौन से केस में ड्रॉप होगा, इफ रिप्लाई टू HCN इज सेटिस्फैक्ट्री। मतलब आपने नोटिस का रिप्लाई किया सामने वाले ऑफिसर को उसको सेटिस्फाइड भी था, उसको सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई लगा, तो वो क्या कर देगा, वो जो ये वो प्रोसीडिंग चालू था वो सब कुछ ड्रॉप कर देगा। बराबर। एंड नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि सपोज आपके ऑफिसर ने ना आपको शो कॉज नोटिस दिया था एंड वो आपका रजिस्ट्रेशन इसके लिए कैंसिल कर रहा था क्योंकि आपने कुछ कंटिन्यूस पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया था। तभी ये केस में मानो मैंने ना उसके शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने ना चुपचाप बैठ के मेरे रिटर्न फाइल कर दिए, तो वो क्या बोल रहा है, ऐसे केसेस में भी और प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप। प्रोसीडिंग शैल बी ड्रॉप मतलब अभी वो आपके कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर देगा। बराबर। एंड नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि कैंसिलेशन ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 30 डेज of reply to SCN where registration is liable to be
कैंसिल, मतलब आपने जब भी शो कॉज नोटिस का रिप्लाई दिया उसके विदिन 30 डेज तक मेरा कैंसलेशन का ऑर्डर पास हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट देखो अभी आता है रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, मतलब पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, अभी आप उसको वो ट्रांजैक्शन को वापस रिवर्स कर रहे हो, मतलब अभी आपका रजिस्ट्रेशन वापस चाहिए। अभी ये कौन से केस में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ना कंटिन्यूसली 6 मंथ्स के लिए मेरा रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो मेरा रजिस्ट्रेशन है ना कैंसिल हो गया था। लेकिन अभी एक दिन उठ के ना मैंने मेरे सारे पिछले 6 महीने के रिटर्न वगैरह फाइल कर दी, तो अब मैं ऑफिसर को जाके क्या बोलूँगी, देख भाई तूने मेरा रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल किया था, क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, लेकिन अभी तो मैंने रिटर्न फाइल कर दिया है, तो अभी मेरा रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दे, कैंसलेशन को तो अभी रिवोक कर दे, मतलब तू मेरे को मेरा रजिस्ट्रेशन वापस दे दे, बराबर। तो देखो ना क्या बोल रहे हैं, इन केस वे रजिस्ट्रेशन इज कैंसल सुओ मोटो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, बराबर। जो मैंने रिटर्न वाला एग्जाम्पल दिया वो केस में आपका, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपका प्रॉपर ऑफिसर ही सुओ मोटो कैंसिल कर रहा था, तो वो क्या बोल रहे हैं, दैट एक्सेबल पर्सन कैन अप्लाई विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर, मतलब जब भी सामने वाले इंसान को कैंसलेशन ऑर्डर मिला था उसके 30 डेज के अंदर अंदर तक वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, दैट इज रिक्वेस्टिंग द ऑफिसर फॉर रिवोकिंग द कैंसलेशन ऑर्डर्ड बाय हिम, बराबर। However, before so applying, the person has to make good the default by filing all the pending returns, making payment for which the registration was cancel। अरे अभी ऑब्वियसली ना, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल इसके लिए हुआ था क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो मैं जब भी रिवोकेशन के लिए अप्लाई करूँगी तो उसके पहले मेरे को मेरी डिफ़ॉल्ट को सब कुछ गुड करना पड़ेगा। उसने वही बोला ना, हैज़ टू मेक गुड द डिफ़ॉल्ट, मतलब क्या मेरा क्या डिफ़ॉल्ट था कि मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो वो सब कुछ मेरे को करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, बराबर। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इफ सेटिस्फाइड द प्रॉपर ऑफिसर विल रिवोक द कैंसलेशन अर्लियर ऑर्डर बाय हिम, अगर उसका अपना एप्लीकेशन वगैरह सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो अपना रिवोकेशन कर सकता है, कैंसलेशन मतलब आपको वो रजिस्ट्रेशन वापस ग्रांट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी वो क्या बोल रहा है, However, if the officer concludes to reject the request for revocation of cancellation, he will first observe the principle of natural justice by issuing the notice to the person and hearing him on the issue. For example, आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, आपके ऑफिसर को सब कुछ बराबर लगा, तो वो क्या कर देगा, वो रिवोक कर देगा। लेकिन मानो उसको सब कुछ बराबर नहीं लगा, उसने आपका रिवोकेशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ही विल फर्स्ट ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब योर ROBS, दैट इज ऑफिसर को सामने वाले इंसान को बोलने का मौका देना पड़ेगा, दैट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नथिंग बट योर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब ठीक है वो ऑफिसर कैंसिल कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है एप्लीकेशन, वो बराबर है, लेकिन उसको सामने उसको बोलने का मौका देना पड़ेगा, बराबर। सो विद दिस वी आर डन विद द रिविजन ऑफ द चैप्टर नंबर 7। अभी ये जो हमने रिवाइज किया उसके अलावा 2 पॉइंट और आपके स्टैट अपडेट में ऐड हुआ था, May 20 के स्टैट अपडेट में, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहला पॉइंट क्या था May 20 के स्टैट अपडेट में, अगर आपने किया होगा, उसमें क्या बोला था कि अपन है ना जब GST में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तब अपन को ना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी फर्निश करना पड़ता है। हमने क्या पढ़ा था कि पार्ट बी में आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना है, तो उसमें वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज यू हैव टू अपलोड योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, बराबर। तो अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने इमीडिएटली बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सबमिट नहीं किया तो भी चलेगा। उन्होंने आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड दे दिया है कि अगर आपने इतने पीरियड के अंदर भी अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सबमिट किया तो भी चलेगा। लेकिन ये जो बैंक अकाउंट डिटेल्स अगर आपने बाद में सबमिट किया, ये रिलैक्सेशन है ना थोड़े लोगों का एप्लीकेबल नहीं है। ये TDS कलेक्टर, TCS कलेक्टर या फिर किसी ने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन लिया होगा तो उनको ये वाला रिलैक्सेशन एप्लीकेबल नहीं है। एंड मानो कि आपने ना जितने टाइम के अंदर आपको बैंक डिटेल्स वगैरह फर्निश करना था आपने नहीं किया, या कुछ आपने ये बैंक डिटेल्स से रिलेटेड अगर आपने कुछ भी वायलेशन किया ना, तो उनके पास में पावर है कि वो डायरेक्टली आपका GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट है जो आपके May 20 के स्टैट्यूटरी अपडेट में आया है, दैट दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। आप जाके चेक करना बाद में। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है ना
कि जब भी हमारा रजिस्ट्रेशन टेम्परेरी सस्पेंड होता है, अभी मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट आपको बताया सस्पेंड कब होता है कि मेरे खिलाफ कैंसिलेशन का प्रोसीडिंग चालू है लेकिन अभी तक मेरा कैंसिलेशन का फाइनल ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तो लोग क्या बोलते हैं ना कि जो बीच का पीरियड है उसमें माई रजिस्ट्रेशन विल बी सस्पेंडेड। तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा ना, तो वो बीच के सस्पेंडेड पीरियड में मैं ना कुछ भी टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकती, मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकती, बराबर। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकती मतलब मैं टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर सकती, मैं टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं कर रही तो मैं सामने वाले से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन इज टेम्पररीली सस्पेंडेड। हम टैक्स वगैरह कब कलेक्ट कर सकते हैं? जब अपन रजिस्टर्ड रहेंगे तो ही हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी वो लोग ने क्या बोले कि आपका तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया तो यू कैन नॉट कलेक्ट टैक्सेस। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये सब कुछ बराबर है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन यू विल नॉट फाइल रिटर्न, यू विल नॉट कलेक्ट टैक्स, यू विल नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन दो ऐसे प्रोविजन है जो आपको ये पीरियड ऑफ सस्पेंशन में एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा दो प्रोविजन है? एक आपके रिवाइज टैक्स इनवॉइस का प्रोविजन एंड फर्स्ट रिटर्न एज पर सेक्शन 40, ये दो प्रोविजन आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी आपका डाउट आएगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या? रिवाइज टैक्स इनवॉइस हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले, दैट इज अ चैप्टर नंबर 8। एंड जो एक और प्रोविजन मैंने क्या बोला कि सेक्शन 40 फर्स्ट रिटर्न का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो फर्स्ट रिटर्न है सेक्शन 40, ये आपके लास्ट चैप्टर में आएगा, दैट इज योर चैप्टर नंबर 10 रिटर्न। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि पीरियड ऑफ सस्पेंशन में आपके दो प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन से दो प्रोविजन? एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस का प्रोविजन एंड एक आपका फर्स्ट रिटर्न का प्रोविजन। तो आपके रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दो ही स्टार्ट अपडेट आया है मई 20 तक। एक आपका बैंक अकाउंट रिलैक्सेशन वाला है एंड सेकेंड इज योर ये पीरियड ऑफ सस्पेंशन वाला, बराबर। सो विद दिस वी आर कम्प्लीटली डन विद द रिविजन ऑफ द 7th चैप्टर, दैट इज registration।